हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम आपको जीडीएस रूल 3 क्या टर्म एंड कंडीशन होती हैं एंगेजमेंट की, उसके बारे में जानकारी देंगे। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल में विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आपको बता दें जीडीएस रूल जो है ये ब्रिटिश ज़माने का है, ब्रिटिश काल का है। और ये रूल 3 ये यही मतलब देखिए पहला पॉइंट है इस पर, A Shevak shall not be required to perform duty beyond a maximum period of 5 hours in a day। दोस्तों ये रूल के हिसाब से ही 5 घंटे ड्यूटी जीडीएस की दी गई, इससे ऊपर की ड्यूटी नहीं दे सकते, इस रूल में है। और तभी इसी रूल के तहत जीडीएस कर्मचारी को 8 घंटे ड्यूटी और परमानेंट का दर्जा नहीं मिलता। यही सब आप पॉइंट देखिए। सेकेंड पॉइंट है सेवक शैल नॉट बी रिटेन्ड बियॉन्ड 65 ईयर्स ऑफ एज। मतलब रिटायरमेंट की एज 65 साल है, ये सभी जानते हैं दोस्तों। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय 60 साल और 62 साल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की होती है, बट इसमें जो है 65 साल एज है जीडीएस की। और ए सेवक शैल हैव टू गिव एन अंडरटेकिंग डेट ही हैज़ अदर सोर्स ऑफ इनकम। जब दोस्तों ज्वाइनिंग होती है किसी भी जीडीएस की, नई जीडीएस की, तो उससे पहले एक अंडरटेकिंग फॉर्म होता है जो हमारे सभी डॉक्यूमेंट के साथ जो फाइनल हो जाते हैं वेरिफिकेशन सभी, तो एक अंडरटेकिंग फॉर्म बनना होता है। उसमें ये हमें मेंशन करना होता है कि हमारे इस सर्विस के अलावा, जीडीएस की नौकरी सर्विस के अलावा हमारे पास आय का स्रोत अन्य भी हैं, जैसे एग्रीकल्चर खेती हो गया या कोई बिजनेस हो गया। मतलब हमें दर्शाना होता है कि हम इस डिपेंडेंस पर नहीं रहेंगे। ये देखिए आगे लिखा है, बिसाइड द अलाउंस पेड टू बी पेड बाय द गवर्नमेंट फॉर एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर हिमसेल्फ एंड फैमिली हिज फैमिली। तो दोस्तों उनकी फैमिली के लिए हमारे पास अदर सोर्स भी है इस टीआरसी और जो हमारा इंसेंटिव और जो भी मिलता है उसके अलग भी हमारे पास सोर्स का इनकम है। ये हमें मेंशन करना होता है, देना पड़ता है, अंडरटेकिंग फॉर्म में लिखना होता है, सहमत देनी होती है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सेवक कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पोस्ट यूनिट टू अनदर पोस्ट इन पब्लिक इंटरेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ है कि जीडीएस जो है उसको एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर भी, और मतलब अधिकारियों के द्वारा एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर कार्य कराया जा सकता है। और दोस्तों पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से भी उसको वर्क दिया जा सकता है। इस टर्म एंड कंडीशन में ये भी एक पॉइंट है, जैसे कि अभी हम लास्ट पॉइंट में बताएंगे कि ए सेवक शैल बी आउटसाइड द सिविल सर्विस ऑफ द यूनियन। इसमें ये भी कहा गया है कि जो ग्रामीण डाक सेवक हैं वो सिविल सर्विस से बाहर हैं, मतलब सिविल सर्विस के अंडर में नहीं आता है। 2013 में जजमेंट हुआ था, उसमें भी आउट ऑफ सिविल सर्विस जीडीएस को रखा गया था। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट फिर से सेम कह रहा है, ए सेवक शैल नॉट क्लेम टू बी एट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो दोस्तों ये फिर से वही बात है कि जो जीडीएस है वो कभी भी ये मांग नहीं कर सकते कि हम उस केंद्रीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। ये टर्म एंड कंडीशन में ही पहले कर दिया जाता है कि आप ये मांग नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो और ये नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रेजिडेंस इन द पोस्ट विलेज डिलीवरी जुरिडिक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफिस विद इन 1 मंथ। तो दोस्तों जैसा नेक्स्ट पॉइंट में देखा है, इसमें जीडीएस एम्प्लॉयज़ को, ग्रामीण डाक सेवक को पोस्ट ऑफिस के जुरिडिक्शन एरिया में रहने और उनका ऑफिस जुरिडिक्शन एरिया में होना चाहिए। बाद में ऐसा नहीं पाया जाता है तो जीडीएस को डिसमिसल या रिमूवल हो सकता है। रेजिडेंस पोस्ट ऑफिस जुरिडिक्शन होने चाहिए। तो दोस्तों नियम कंडीशन के हिसाब से ही आप मतलब सभी का फॉलो करना है। ये जो टर्म एंड कंडीशन दिए होते हैं इनको फॉलो करना होता है दोस्तों। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, पोस्ट ऑफिस शैल बी लोकेटेड इन द accommodation to be provided to GDS PBM suitable for the post office premises, however where accommodation is provided for the post office by the central government, local government, village पंचायत etc। तो दोस्तों इसमें भी क्या है जी, जीडीएस जब ग्रामीण डाक सेवक से बीपीएम में सिलेक्शन हो जाएगा, बीपीएम में सिलेक्शन हो जाता है या हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में जो है पोस्ट ऑफिस होगा तो होना चाहिए। तो दोस्तों सरकार द्वारा जो बिल्डिंग दी जाती है, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि जो ग्राम पंचायत या कोई सरकार द्वारा बिल्डिंग दी गई है उसी पोस्ट ऑफिस में होना चाहिए और ऐसी जगह पर होना चाहिए दोस्तों जहाँ पर पब्लिक का जो है आना जाना हो। और सरकार के द्वारा जो बिल्डिंग दी जाती है उसको पोस्ट ऑफिस उसी में चलाना चाहिए, जो सरकार द्वारा बिल्डिंग अगर दी जाती है आपको। और अगर ऐसा नहीं होता तो अपना भी एक बिल्डिंग जो होता है उसमें भी आपको एक स्थायी पोस्ट ऑफिस चलाना है। ये नहीं कि आज किधर बाकी अदर जगह पर, ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ पर सूटेबल जगह हो वहाँ पर ही आप पोस्ट ऑफिस चला सकते हैं, मतलब रख सकते हैं, वहीं अपना ऑफिस बना सकते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ड्यूटी, इसको कॉम्बाइंड ड्यूटी कहते हैं। कॉम्बाइंड ड्यूटी ऑफ सेवक शैल बी परमिटेड।
दोस्तों कंबाइंड ड्यूटी दी जाती है, जैसा कि सभी लोग को पता है कि जीडीएस बीपीएम होते हैं, उनको एबीपीएम का कार्य भी दे दिया जाता है, या एबीपीएम उनको बीपीएम का कार्य दे दिया जाता है, मतलब डबल चार्ज डबल काम। तो उसके लिए दोस्तों इंसेंटिव वो कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस मिलता है, वो आपको पता ही होगा कि अदर काम के लिए जो है कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस दिया जाता है दोस्तों। तो ये भी हो सकता है कि मतलब इसमें टर्म कंडीशन ये नहीं कि बीपीएम है तो आप एबीपीएम का कार्य नहीं कर सकते हैं, अधिकारी को दिया गया कार्य आपको संभालना होगा। जैसे बीपीएम का है तो एबीपीएम का चार्ज भी दिया जा सकता है, एबीपीएम के हो तो बीपीएम का भी चार्ज दिया जा सकता है। दोस्तों यही सब टर्म एंड कंडीशन होती हैं रूल 3A में। तो दोस्तों ये सभी जीडीएस को जो इंगेजमेंट होता है तो उनको ये अंडरटेकिंग फॉर्म में फिल करना पड़ता है और ये फॉलो करना पड़ता है जो भी टर्म एंड कंडीशन है। तो दोस्तों ये रूल 3A के हिसाब से ही जीडीएस परमानेंट नहीं होते हैं, उनको 8 घंटे की ड्यूटी नहीं दी जाती है। और जब तक ये रूल नहीं हटेगा 3A तब तक दोस्तों जीडीएस सिविल सर्वेंट और 8 आवर्स ड्यूटी नहीं मिल सकती है। तो दोस्तों यूनियन को सबसे पहले यही रिमूव करवाना चाहिए रूल 3A, क्योंकि रूल 3A के हटने के बाद ही कुछ संभव है दोस्तों। तो जहाँ तक है आगे भविष्य में कुछ होना चाहिए रूल 3A पर। और प्लीज़ अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।